हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7। शीर्षक का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। इसके राइटर हैं जर्मेन ग्रीर। जर्मेन ग्रीर, क्लियर? तो इस पाठ में हम लोग लेखिका द्वारा, ये लेखिका है, लेखिका द्वारा जो समाज में स्त्रियों की स्थिति है उन पर इन्होंने एक अपनी टिप्पणी लिखी है। साथ ही साथ लेखक परिचय भी हम लोग देखेंगे। अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि बार बार हम लोग लेखक परिचय क्यों पढ़ते हैं, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहीं से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। जब ऑब्जेक्टिव वहां से पूछते हैं तो पढ़ना तो मेरा काम बनता है। क्लियर? तो चलते हैं हम लोग, पहले देखते हैं लेखक परिचय, फिर देखेंगे हम लोग पाठ की समरी, फिर उसे मौखिक रूप से समझाया जाएगा आपको, और समझाने के बाद फिर उससे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? चलिए, लेसन कौन है? 7। शीर्षक का क्या नाम? ए चाइल्ड इज बोर्न। अब आपसे पूछे हु इज द राइटर ऑफ ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे जर्मेन ग्रीर। कौन नाम है उनका? जर्मेन ग्रीर। हु इज द राइटर? कौन है राइटर? ए चाइल्ड इज बोर्न, तो लिखेंगे जर्मेन ग्रीर। अब देखिए ये किस तरह के कहानी है, तो याद रखेंगे एस्से। ये क्या है? एस्से है। ये कौन सा है? एस्से। एस्से मैंने समझ रहा ना, निबंध। अब आपसे कोई अगर पूछे, ऐसे पूछ दे कि जर्मेन ग्रीर का जन्म कब हुआ था, यानी कि जर्मेन ग्रीर वाज बोर्न ऑन, कब हुआ था? तो याद रखेंगे 29 जनवरी 1939। मेलबॉर्न एक जगह है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो महादेश है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में मेलबॉर्न नाम का एक जगह है, वहीं इनका जन्म हुआ था। कब? तो 29 जनवरी 1939 को। क्लियर? चलिए, तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि जर्मेन ग्रीर का जन्म मेलबॉर्न के ऑस्ट्रेलिया में। अब है उनके, अब यहाँ पर डेथ की बात नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि जो किताब में मेंशन है उसके हिसाब से वो अभी तक जिंदा है। अब अभी वर्तमान में उनके साथ क्या हुआ होगा ये हमें पूछता नहीं है, इसीलिए हमें उसका मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान अभी तक वो जिंदा है। चलिए, अब उनके पेरेंट्स यानी माता पिता का क्या नाम? तो याद रखेंगे रिगैल्ड रेगिनाल्ड ग्रीर, माता का नाम, और पिता का नाम पेग्गी ग्रीर। ठीक है? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया से हैं तो इसीलिए उनका नाम है, क्या नाम है? रेगिनाल्ड ग्रीर, या गैरियर कहिए, गैरियर, तो GREE है, तो ग्रीर। फिर है पेग्गी ग्रीर। ठीक, आगे है स्पॉस। स्पॉस का मतलब होता है नॉमनी। तो अब उनके पत्नी का तो नाम होगा नहीं, क्योंकि वो तो महिला है, तो महिला का महिला कैसे पत्नी होगा भाई? तो इसलिए पति का नाम है, यहाँ पर क्या है? स्पॉस। तो याद रखेंगे क्या नाम है? पॉल दो फ्यू। क्या नाम है? पॉल दो फ्यू। अब देखिए अपने यहाँ की तो राकेश मोहन सुरेश तो होगा नहीं, अपने यहाँ क्या नाम होगा भाई? तो अपने यहाँ का जो नाम है वो होगा, लेकिन वहां ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह के नाम हुआ करते हैं, इसीलिए उनका नाम इस तरह से। अब इनकी शिक्षा कहाँ से हुई? तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, 1967 में उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो इतनी बात आप समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन्हें अवार्ड कौन कौन सा मिला है? तो नेशनल लिविंग ट्रेजर का अवार्ड, नेशनल लिविंग ट्रेजर का अवार्ड मिला है। अब ये प्रसिद्ध कैसे हो गई भाई? ये ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते आज हमारे भारत में प्रसिद्ध है। काहे प्रसिद्ध है? क्यों हमें इनका पढ़ना पड़ रहा है? तो होता क्या है, ये फेमस फेमिनिस्ट राइटर है। ये क्या है? फेमिनिस्ट राइटर है, यानी महिलाओं की जो समाज में जो महत्व कम है, इस महत्व पर उन्होंने सबसे पहले 20वीं शताब्दी में विरोध करने वाली पहली महिला थी। महिलाओं के सुधार में इन्होंने अपने बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुई। फिर समझिएगा, ये 20वीं शताब्दी में
ये पहली महिला थी जिन्होंने महिला के उत्थान के लिए पहली बार काम किया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध हुई। ठीक है, अब चलते हैं, इनके प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं जो देखिए, ये जो ए चाइल्ड इज बोर्न जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है, तो याद रखें, एन एग्जैक्ट फ्रॉम द बुक सेक्स एंड डेस्टिनी। उनका एक किताब है जिनकी नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, वहीं से लिया गया है ए चाइल्ड इज बोर्न। क्लियर। अब आगे हैं इनकी फेमस काम, माने इन्होंने जो रचना किया है वो कौन कौन से हैं, तो रखेंगे फीमेल इनॉन्च 1970 में, द चेंज, फिर अगला है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर। तो आपसे पूछता क्या है, वहां से पूछेगा सेक्स एंड डेस्टिनी किसकी रचना है, तो याद रखेंगे जर्मन ग्रीड का। फिर है द पूछा जाएगा द फीमेल इनॉन्चर किसकी रचना है, तो याद रखेंगे जर्मन ग्रीड का। क्लियर। चलिए, तो इतनी बात अगर आप जान गए हैं तो आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है सी बिकेम, वह बन जाती है फेमस मेनर वॉइस ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। यानी 20वीं शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी के मध्य में वह एक प्रसिद्ध महिला उत्थान का एक प्रमुख, क्या कह सकते हैं आप उसको, सामाजिक महिलाएं समझिए, वो हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है। क्लियर। चलिए, तो अभी तक आपने क्या क्या सीखा, तो पहला कि ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न किनकी रचना है, तो पहला याद रखेंगे जर्मन ग्रीड का। फिर ये किस तरह की कहानी है, तो ऐसे हैं, इनका जन्म कब हुआ, तो 29 जनवरी 1939 को कहाँ हुआ था, तो मेलबॉर्न के ऑस्ट्रेलिया में। इनके माता का नाम रेजिनाल्ड ग्रीड और पिता का नाम पेगी ग्रीड। इनके स्पाउस यानी पति का क्या नाम है भाई, तो पॉल दे फ्यू। शिक्षा कहां से, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और प्रमुख रचनाएं हमने इनका देखा। अगर आप इतना देख लिए हैं तो हमें पूर्णतः आशा और विश्वास है कि इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर आप इतने विश्वास से क्यों कहते हैं, कि हमने कई सालों का अनुभव, और एक क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में इतना ही नहीं, इससे कम ही दिया हुआ है, तो फिर ज्यादा पूछने की कोई बात ही नहीं रही। क्लियर है। तो जब आपके पाठ्य पुस्तक में ही कम दिया हो, उससे ज्यादा हम आपको बता ही दिए हैं, तब पूछेगा कैसे। क्लियर। चलते हैं, तो अब समरी देखते हैं कि पाठ की समरी क्या कहती है। समरी तो लिखा हुआ है ही, हम उसको हिंदी में आपको समझाएंगे, फिर बाद में पूरी कहानी को हिंदी में समझाएंगे। क्लियर। चलिए, ए चाइल्ड इज बोर्न हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीड, माने ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा गया है। क्या है, जर्मन ग्रीड है, हाँ। दिस इज एन एसे, यह एक निबंध है। हु हैज टेकन, जो लिया गया है, फ्रॉम हर बुक, उन्हीं की किताब से, सेक्स एज डेस्टिनी। सेक्स और डेस्टिनी नामक उनकी एक किताब है जहां से लिया गया है। क्लियर। तो दो लाइन आपने समझा कि ए चाइल्ड इज बोर्न जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, द जर्मन ग्रीड। याद रखिएगा उनका नाम है जर्मन ग्रीड। अब वो कहां से लिया गया है, द सेक्स एंड डेस्टिनी पुस्तक से लिया गया है। अब आगे चलते हैं। हरबोर्न, उनका जन्म इन हुआ था 1939 इन ऑस्ट्रेलिया। उनका जन्म 1939 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। शी इज फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, माने वो ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रमुख फेमिनिस्ट राइटर, यानी कि महिलाओं के प्रति लिखने वाली प्रसिद्ध महिला थी ऑस्ट्रेलिया में। इन दिस एसे, माने इस निबंध में, शी टॉक अबाउट हाउ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी व्यू द सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ चाइल्ड। माने इस निबंध में उन्होंने एक बात लिखा है कि बच्चे के जन्म के समय कैसे हमारी समाज, कैसे हमारा परिवार उसको उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, इन सारी बातों में, और हर अलग अलग समाजों में कैसे अलग अलग मनाया जाता है। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन चाइल्ड एंड मदर, बच्चे और माँ के बीच में क्या संबंध होता है, इन सारी बातों को उसमें लिखा गया है। क्लियर। चलिए फिर देख लेते हैं। लिखेंगे ए चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीड द्वारा लिखा गया है।
यह एक निबंध है जो उन्हीं का लिखा गया सेक्स और डेस्टिनी से लिया गया है। इसमें उन्होंने 1939 में उनका जन्म हुआ था और वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख महिलाओं के उत्थान के लिए लिखने वाली पहली महिला थी। इस निबंध में वो कहती है कि भिन्न भिन्न समाजों में कैसे हमारी समाज की सामाजिक स्थिति है, कैसे बच्चों के जन्म पर खुशियां मनाई जाती है और माँ और बेटों के बीच, बच्चों के बीच में क्या संबंध होता है, इस चीज को उन्होंने उजागर किया है, लिखा है। चलिए अब दूसरा पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखते हैं। फिर लिखते हैं सी बिलीव, उन्हें विश्वास है दैट की सो कल्चर प्रैक्टिस एंड डिजाइनेड टू सूट मेल इंटरेस्ट, यानी कहते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं जो है ना वो मतलब पुरुष जो है ना वो ज्यादा आनंदित होते हैं, माने ज्यादा पुरुष जो लोग हैं वो आनंद लेते हैं, आनंदित होते हैं। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय में दे फ्यूचर subjugate women and explore the culture peculiarities of the east and west regard childbirth, माने पूरे ईस्ट और वेस्ट यानी कि पूर्वी और उत्तरी, उसी समय में वो पूरब और उत्तरी जो महादेश हैं उस सब का भ्रमण करने के बाद वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, पुरुषों का स्थिति अच्छा होता है, पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है, महिलाओं का कम महत्व। आगे आप क्या कहते हैं देखिए। सी से वो कहते हैं दैट की एवरी वुमेन, प्रत्येक औरत गोज हर हस्बैंड हाउस, अपने पति के घर जाती है, आफ्टर मैरिज, शादी के बाद, फ्रॉम मदर्स हाउस, अपने माँ के घर से, टू लिव विथ हर हस्बैंड, अपने पति के साथ रहने के लिए। यानी वो कहती है कि ये खास करके उत्तर पूर्वी जो देश है उनमें जो है जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो शादी के बाद अपने पति के साथ अपना घर छोड़कर, माँ का घर छोड़कर पति के घर रहने के लिए जाती है। ऐसी यहाँ प्रथाएं चल रही है। दिस इज कॉन्सेप्ट, माने ऐसा उनकी भावना है, विचार है, दैट की सच वुमेन, माने ये औरतें डू नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ हस्बैंड फैमिली, माने वो औरत तब तक, माने ऐसी वहां का विचार है, भावना है कि वो औरत तब तक अपने पति के परिवार का सदस्य नहीं बन जाती, अनटिल, जब तक दे हैव बोर्न ए चाइल्ड, जब तक वो एक बच्चा का जन्म नहीं दे देती। यानी कि शादी करके गई है लेकिन तब तक उसके परिवार के लोग उसे स्वीकार नहीं करते जब तक वो औरत एक बच्चा को जन्म नहीं दे देती। बच्चा का जन्म दे देती तो परिवार का सदस्य हो जाती है। सी गोज टू हर मदर्स हाउस इन द लास्ट मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी यहाँ ऐसी प्रथा है कि लास्ट के महीने में जब प्रेगनेंसी का अंतिम महीना होता है तो महिलाएं अपने ससुराल को छोड़ अपने माँ के घर चली जाती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। वो कहते हैं एंड सी गोज देयर ओनली फॉर 3 मंथ, और वहां जाती है कितने महीने के लिए? मात्र 3 महीनों के लिए। When the child become 7 days, जब उसके बच्चे 7 दिन के हो जाते हैं, he named, तब उसका नामाकरण किया जाता है। नामाकरण का मतलब अपने यहाँ का हिसाब से छठी या बरही, तब उनका नामाकरण किया जाता है। ये न्यू ड्रेस बाय चाइल्ड एंड हर मदर, नए कपड़े, नई कपड़ा जो है बच्चों के लिए और उसके माँ के लिए भी उसमें लाया जाता है, दिया जाता है। टिल लेट नाइट, तब रात में देयर हेल्ड ए प्रोग्राम, एक प्रोग्राम किया जाता है, टू फिस्ट, भोज का, सिंगिंग एंड डांसिंग, नाच गान का प्रोग्राम किया जाता है। यानी कि गांव की महिलाएं लोग आती है और वहां पर नाचती गाती है, लड़कियां, महिलाएं, पुरुष लोग भी उसमें शामिल रहते हैं। और तब जाकर के जो है बच्चे को नया कपड़ा पहनाया जाता है, माँ को कपड़ा पहनाया जाता है, खीर पूरी का भोज होता है। ये सब यहाँ होती है। कहाँ? पूर्वी और उत्तरी देशों में। ये कौन कह रही है? जर्मन ग्रीन। तो चलिए आगे, जब तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो कहती है कि जो पूर्वी और उत्तरी देश हैं वहां पर ये प्रथाएं हैं कि महिलाएं शादी के बाद अपने पति के साथ कहाँ जाती है? अपने पति के घर रहने ले जाती है। वहां पर जो जाती है तो ऐसा विचार है, वैसा वहां पर भावना है कि जब तक वो औरत एक बच्चे को जन्म नहीं दे देती तब तक वो परिवार का सदस्य नहीं कहलाती है। अब जब वह गर्भवती होती है, महीने के अंतिम होता है, यानी गर्भवती का प्रेगनेंसी का अंतिम महीना होता है, तब उसे अपने मायके भेज दिया जाता है और वहां वह 3 महीने के लिए जाती है।
बच्चे का जब जन्म देती है तब उसकी वहां पर बच्चे का नामकरण के लिए लोग आते हैं, पंडित जो भी होते हैं। फिर उसके बाद वहां पर भोज का आयोजन होता है, लोग तरह तरह के कपड़े इत्यादि देते हैं, माँ के और बच्चे को भी नए कपड़े पहनाए जाते हैं, डांस प्रोग्राम होता है, ये सारी बातें वहां पर होती है। अब आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। वो कहती है आफ्टर 3 months माने 3 महीने बाद शी गोज हर हस्बैंड हाउस, वापस वो अपने पति के घर चली जाती है। देन शी बिकम मेंबर ऑफ हस्बैंड फैमिली, तब वो अपने परिवार का सदस्य बन जाती है। क्लियर? तो आपने अभी तक क्या समझा? इसकी शॉर्ट समरी, क्योंकि वहां आपसे 5 नंबर का समरी पूछता है तो आप वहां पर लिखेंगे ऐसे ही समरी में, क्योंकि पूरा चैप्टर तो हम नहीं लिख सकते। अब आप चैप्टर समझ लीजिए हिंदी में। देखिए होता कहानी क्या है, जो हमारी जर्मन ग्रीड है वो कहती है कि महिलाओं की वहां पर जो स्थिति है उसको सुधारने में वह काम करती है। सबसे पहले वो लिखती है कि हमारे यहाँ की ऐसी प्रथाएं हैं, हमारे यहाँ की ऐसी प्रथाएं हैं कि महिलाओं की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। किसी किसी देश में माने कहीं कहीं ऐसा होता है कि जब लव मैरिज होता है तो उस समय लड़का लड़की में थोड़ा सा पहले से जान पहचान होता है, दोनों के बीच में भावनाएं बात होती है, तो वहां पर उसे ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती है। लेकिन जब अरेंज मैरिज होता है तो अरेंज मैरिज में यानी कि लड़का लड़की की जब कोई पहचान नहीं होती है, उनके माता पिता द्वारा शादी कराया जाता है, तो लड़कियां शादी के बाद कहाँ जाती है? अपने ससुराल में जाती है। वहां वह रहती है, लेकिन किसी तरह से उसके परिवार, उसके माँ सास ससुर जो भी होते हैं, उसमें परिवार में तब तक वह सदस्य नहीं मानी जाती है जब तक कि वो एक बच्चे का जन्म नहीं दे देती है। खास करके वो जब बेटा का जन्म नहीं देती है, बेटा अगर जन्म हो जाता है तब ऐसा होता है। ये हमारे उत्तर भारत की बात कर, माने भारत की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या होता है कि जब लड़कियां प्रेगनेंसी में होती है तो ससुराल में ऐसा नहीं होता है कि उसे अधिक सुविधा दिया जाए। तो हमारे यहाँ एक प्रथा है, एक नियम है कि लड़कियां जब पहले प्रेगनेंसी में अंतिम महीने में होती है या 1-2 महीना बचता है तो उसे अपने मायके भेज दिया जाता है, क्योंकि माँ और बेटे का ना बहुत बड़ा प्रेम होता है। माँ और बेटे का बड़ा प्रेम, माँ बेटे का मतलब कि माँ और बेटी का बहुत प्रेम होता है। माँ सारा काम खुद करेगी लेकिन उसे करने नहीं देगी। क्लियर? लेकिन ससुराल में इस तरह की उसकी सुविधाएं नहीं मिलती है। ससुराल में वो रहे खटे पटे जो भी है, जैसे करना है उसको, लेकिन सास उसकी उतनी देखभाल नहीं करती। हाँ, किसी किसी घर में ऐसा होता है, एक आध को मिल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए सुविधा के लिए, आराम के लिए उसे कहाँ भेजा जाता है? मायके। वहां ये भी नियम है, वो कहती है कि जब प्रेगनेंसी होगी तो घर पर नहीं कराना है। कहाँ कराना है? मतलब हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर पर ही कराना है। ऐसी हमारे यहाँ की मान्यताएं हैं। उस समय की बात जब वो लिखते हैं तब। अब तो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर पर डिलीवरी कराना है। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी जन्म के समय, या तो बच्चा मर जाता था या उसकी माँ मर जाती थी। नहीं, तो ये सब प्रथाएं हमारे यहाँ थी। चलिए, अब बच्चा अगर जन्म हो गया तो बच्चा के 6 दिन बाद, यानी छठी जिसको कहते हैं, या 7 दिन बाद, प्रथाएं ऐसी है कि हमारे यहाँ बच्चा का नामकरण होता है। नामकरण के लिए पंडित बुलाए जाते हैं, उसका नाम चुना जाता है और उसके बाद बच्चों को हल्दी का लेप लगाया जाता है, उसे फूलों की माला पहनाया जाता है, चंदन तिलक लगाए जाते हैं, काजल लगाए जाते हैं और बच्चों को और उनकी माँ को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। फिर रात्रि में जो महिलाएं होती है वो आती है, भोज का आयोजन होता है, नाच गाना होता है, सब लोग खुशियां मनाते हैं। ये हो गया। इसके बाद 2-3 महीना जब बीत जाता है तब ससुराल के लोग आते हैं और फिर लड़कियों को यहाँ से विदा करके ले जाते हैं। जब वो लड़कियां फिर ससुराल जाती है तो घर के सदस्य मानी जाती है, तब की बारी। ये तो हमारी उत्तर भारत की बात है। अब कहते हैं कि विश्व के अन्य देशों में उन्हें जाने का मौका मिलता है। एक बार जाती है वो बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जब जाती है तो कहती है कि वहां की एक अलग ही प्रथा है। तो अलग क्या प्रथा है भाई? तो वहां की एक परिवार में जितनी महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, सब मिलकर के बच्चों की देखरेख करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे परिवार में हमारे पिताजी 4 भाई हैं, तो चारों भाई की 4 पत्नी, यानी 4 चाचा 4 चाची हुई, समझिए एक तरह से, यानी परिवार में कुल 8 पुरुष और 8 महिलाएं हुई। अगर हमारे पिताजी को एक बच्चा हम जन्म लिए,
हमारे चाचा को भी मान लीजिए 1-2 बच्चे हैं, इसी तरह से अन्य चाचा को है, तो सारे बच्चों की देखरेख कौन करेंगे? पूरे परिवार के लोग मिलकर करेंगे। ये कहाँ है? बांग्लादेश में नियम है, अपने यहाँ नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन ये बांग्लादेश में नियम है। ये कहती हैं कौन? जर्मन ग्रीड कहती हैं, जब वो गई थी तब देखी थी ऐसा। तो परिवार के सभी सदस्यों कौन देखरेख करता है वहां पर? जर्मन ग्रीड कहते हैं कि सारे परिवार के लोग करते हैं मिलजुल करके, ठीक है। ये यानी कोई भी समस्या होगी तो सब मिल के करेंगे। इतना ही नहीं, बच्चों को खेलने के लिए जो खिलौने होते हैं वो बाहर से खरीदना नहीं होता है, वो लोग अपने से बनाते हैं और बच्चों को खेलने के लिए देते हैं। वो बंगाल में है। हम लोग भी बचपन में खेलते थे, तार ना होता, तार का पेड़, उसका बैट बना लेते थे और पन्नी को बांध 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 के रबर थी धागे से गेंद बना लेते थे और खेलते थे। फिरकी, तार के पंखा का फिरकी नचाते थे, घिरनी, ऐसी बहुत सारी चीजें तो हम लोग अपने से करते थे। बहुत जगह ऐसा होता है, आप लोग भी कुछ किए होंगे। तो कहते हैं कि वहां के बच्चे जो है ऐसे ही करते हैं और वहां पर वो मतलब खिलौने से खेलते हैं। तो ये बंगाल में है। फिर वो कहते हैं कि एक बार हमें स्वीडन जाने का मौका मिला। जब वहां जाती है तो वहां की एक अलग प्रथा देखती है। तो क्या भाई? तो वहां जब जाती है तो कहती है कि वहां पर अब महिलाएं जो है ना वह किसी भी राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेती है। जैसे अब बिहार में देखिए, पुरुष अगर विधायक है तो महिला भी विधायक है। देश में अगर देखिएगा तो पुरुष सांसद हैं तो महिलाएं भी सांसद हैं, और वर्तमान में हमारी महिलाएं राष्ट्रपति ही है, नहीं, द्रौपदी मुर्मू। तो इस तरह से क्या है कि महिलाएं राजनीति में भाग लेती है, लेकिन स्वीडन में अब ऐसी बातें नहीं है। अब हुआ क्या भाई? तो कहते हैं कि महिलाएं वहां पहले भाग लेती थी, लेकिन अब जब वो वहां जाती है, महिलाएं जाती थी, तो क्या होता था कि वहां जो पुरुष होते थे या जो सभाएं होती थी, जो पुरुष उसमें रहते थे, वो महिलाएं से राजनीति की बात, देश की बात नहीं पूछते थे। अब पूछते क्या थे? तब पर्सनली बात, उनका जो अपना निजी जीवन की बात होती थी। भाई बच्चा को कैसे जन्म देते हैं, बच्चा को कैसे जन्म दिए, कैसे आप उनको खिलाए, और बताइए आप राजनीति में भाग लेने गए हैं तो महिलाओं को ना ये बात अच्छा नहीं लगा कि भाई हम लोग जाते हैं राजनीतिक में भाग लेने, हमसे पूछा जाता है कौन सी बात, पर्सनल बात, निजी बात। तो इसीलिए महिला जो है ना अब वहां पर जाना छोड़ दिया है। फिर वो कहती है, एक बार मौका उनको मिला है ऑस्ट्रेलिया जाने का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका गई है तो वहां की एक अलग व्यवस्था देखती है। कहते हैं कि अफ्रीका विकसित देश हो चुका है, वहां पर हॉस्पिटल बना हुआ है महिलाओं की प्रेगनेंसी डिलीवरी के लिए। लेकिन सबसे वहां एक समस्या हमने देखा कि हमने एक बार अस्पताल का दौरा किया तो देखा कि जो वहां पर महिलाएं हैं, एक महिला डिलीवरी वाली है, प्रेगनेंसी में है, उसकी ब्लीडिंग बहुत तेज हो रही है। अब हॉस्पिटल में अंदर हुआ नहीं, बाहर में ही वह छटपट हो रही है, एकदम खून से लहू लुहान, एकदम पूरा लथड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन उसको ना अंदर कोई नहीं ले जा रहा है, ना कोई उसकी देखरेख कर रही है, क्योंकि वहां की जो नर्स है हॉस्पिटल की, उस महिला की बात को, उस बात की भावना को समझ नहीं रहा है, जिसके कारण उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। ये कौन कह रही है? जर्मन ग्रीड कह रही है। तो कहते हैं कि इतने विकसित होने से वहां पर सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को स्थिति में कोई सुधार खासा नहीं होता है। तो इन सारी बातों को वो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति चाहे जहां भी हमने गया देखा कि अच्छी खासी स्थिति नहीं है, ठीक है। तो आपने अभी तक एक मौखिक कहानी समझा हिंदी में, और आशा है कि आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि जर्मन ग्रीड महिलाओं के बारे में क्या क्या लिखती है। कई देशों की यात्रा करती है और सब जगहों की महिलाओं की स्थिति के बारे में वो बतलाती है, खास करके भारत के बारे में ज्यादा बतलाती है, इसलिए हम लोग भारत के बारे में ज्यादा पढ़े हैं उनके बारे में, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अगर आप अभी तक हमारी वीडियो देखें, लेखक परिचय देखें, समरी देखें और मौखिक आपने कहानी समझा, तो अब यहाँ पर आप कुछ सीखे हो जरूर होंगे, और जब सीखे होंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप जवाब देंगे, ठीक है, और कमेंट में जवाब भेजते चलिएगा फटाफट, तो हमें लगेगा कि आपने सीखा है जरूर। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। द सेरेमनी इज हेल्ड, सेरेमनी का मतलब है समारोह, कार्यक्रम किया जाता है, कब किया जाता है? चाइल्ड डेथ, जब बच्चे मरते हैं तब, चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे जन्म लेते हैं तब, मेल इंटरेस्ट, जब पुरुष को मन होता है तब, फीमेल इंटरेस्ट, जब महिलाओं की इच्छा होती है तब।
तो हमने अभी तक पढ़ा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो ओकरे 7 दिन बाद नामाकरण होता है और नामाकरण के बाद वहां पर एक समारोह आयोजन होता है जिनमें भोज भात होता है। अपने यहाँ भी छठी होता है ना, खीर पूरी खाए होंगे आप लोग ना, बहुत सारे लोग मिठाई उठाई चलाता है, तो मकर में जिसको जैसा है। चलिए तो हम लोग क्या आंसर देंगे, तो बी नंबर देंगे, चाइल्ड बर्थ। आगे हु हैज रिटेन ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न को किसने लिखा है भाई, तो लिखा है बी रसेल, सिंघानोया, जर्मन ग्रीड, नॉन ऑफ दिज। कौन बताएंगे, आंसर देंगे हम लोग, तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मन ग्रीड। ए चाइल्ड इज बोर्न के राइटर कौन है, जर्मन ग्रीड। ऐसा है, आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन 3 है, व्हेन बेबी इज बोर्न, जब बच्चे जन्म लेते हैं, इट इज एन ओसेशन ऑफ जॉय फॉर, तो वो आनंद का विषय होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आनंद का विषय होता है, आनंद का समय होता है। किसके लिए, द मदर के लिए यानी माँ के लिए, फादर के लिए पिता के लिए, स्ट्रेंज अपरिचित लोगों को लिए, और द होल फैमिली पूरे परिवार के लिए। जब परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो किसको खुशी मिलती है, केवल माँ को, केवल फादर को, कोई अपरिचित व्यक्ति को, या पूरे परिवार को, होल फैमिली को मिलती है ना, पूरा परिवार खुश हो जाता है इससे। तो ये क्या है, होल फैमिली आंसर हो जाएगी। क्लियर, ये बहुत आसान है, पढ़िएगा ना, समझिएगा तो एकदम आसान लगेगा। इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस पढ़ना होता है थोड़ा सा। देखिए, द नेमिंग सेरेमनी, नाम समारोह होता है, इज हेल्ड किया जाता है, व्हेन बेबी इज, जब बच्चे होते हैं कितने दिनों के, 7 डेज ओल्ड, 10 डेज, 5 डेज, 3 डेज, 3 मंथ्स, कितने का बताइए, हाँ 7 डेज। जब बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर, ए, जब बच्चे कितने दिनों के होते हैं, 7 दिनों के जब होते हैं, तो वह 7 दिन के बाद उन्हें, ठीक है ना, नामाकरण की प्रक्रिया की जाती है। छठी में तो 6 दिन होता है, उसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है, फिर नामाकरण किया जाता है। आगे हैं, न्यू क्लॉथेस, नए कपड़े, आर बाउट, खरीदा जाता है, फॉर, किसके लिए, नए कपड़े किसके लिए खरीदा जाता है, बेबी के लिए यानी बच्चा के लिए, मदर माँ के लिए, बोथ दोनों के लिए, नन ऑफ दिस किसी के लिए नहीं, बोथ दोनों के लिए होता है, बच्चा के लिए भी खरीदा जाता है और मतारी के लिए भी खरीदा जाता है, यानी मम्मी के लिए भी खरीदा जाता है। कहीं कहीं लोग मतारी भी बोल देता है, इसलिए बोला गया था। चलिए हम लोग नहीं बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है सुनिएगा, इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक सामाजिक स्थिति में, ए प्रेग्नेंट वुमेन, एक जो प्रेगनेंसी महिला होती है, इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय, माने उनको सपोर्ट करता है, कौन करता है, माने एक जो परंपरागत हमारी परिवार है उनमें सबसे ज्यादा महिला को सपोर्ट कौन करता है, तो उसके हस्बैंड, किन्हीं फॉल्क, अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी, समाज के अन्य, नॉन ऑफ दिस, सबसे ज्यादा कौन उसको सहयोग देता है, तो याद रखेंगे उसके हस्बैंड देते हैं। वह किसके साथ जाती है, तो हस्बैंड के जाती है, तो हंसना पर बैंड कर देती है ना। वो देखिए, वो डायलॉग बताते हैं। देखिए एक बार ना पूछा गया कि भाई आप लोग पति का महत्व क्यों नहीं देते हैं, तो एक लड़की बोली कि देखिए, माँ को छोड़ के आते हैं तो सास मिल जाती है, पिता को छोड़ के आते हैं तो ससुर मिल जाता है, भाई को छोड़ के आते हैं तो देवर, और बहन को छोड़ के आते हैं तो गोतनी ननद जो भी मिल जाती है। तब पति किसके बदले में, तो कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, किसी के बदले में नहीं मिला है, फ्री मिला है। तो फ्री का कोनो वैल्यू होता है क्या, इसीलिए हम लोग पति का महत्व नहीं देते। फ्री की चीज का क्या महत्व है बताइए, ये बोल रही है लड़कियां, कमाल लड़कियां भाई, दिमाग सब तो क्या रहा है। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हस्बैंड का जो है वो क्या करती है, आगे, ऑन द ओसेशन, माने इस अवसर पर, किस अवसर पर, माने बच्चे जब जन्म देते हैं तब म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, जो संगीत कार्यक्रम किए जाते हैं, डांस पार्टी किया जाता है, बाय द मेल के द्वारा, बाय द वुमेन एंड गर्ल, लड़कियां और औरतों के द्वारा, नॉन ऑफ दिस किसी के द्वारा नहीं। तो याद रखेंगे इसमें खास करके महिलाएं और गर्ल जो है वो आती है ज्यादा करके, और उस बच्चों के सामने नाचती गाती है। तो कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी, वुमेन एंड गर्ल्स। क्लियर। अब आगे चलेंगे, इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में
चिल्ड्रेन आर लुकेड, माने बच्चे देखभाल किए जाते हैं बाय द, किसके द्वारा? बांग्लादेश में बच्चों की देखरेख कौन करता है? तो बच्चों की देखरेख करने के लिए वहां कौन होते हैं, तो बताएंगे आप लोग। तो बच्चों की देखरेख करने के लिए केवल फादर होते हैं, मदर ओनली, होल द फैमिली, पूरा परिवार, सोसाइटी, समाज। कौन बच्चों की देखरेख करते हैं वहां पर बांग्लादेश में? अभी आपने पढ़ा कि पूरा परिवार के लोग, जितनी महिलाएं जितनी पुरुष है, सब मिलके करते हैं। तो यहाँ पर कौन होगा? होल द फैमिली होगा। आगे है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माने प्रेगनेंसी के दौरान ए वुमेन प्रीफर हर मदर हाउस बिकॉज, यानी महिलाओं को खास करके कहाँ भेज दिया जाता है? अपनी मम्मी के घर भेज दी जाती है। वो काहे भेज दी जाती है भाई? तो सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, वहां पर उसे एक मतलब नियमित रूप से देखभाल किया जाता है। सी इज निग्लेक्टेड, वहां पर अवहेलना किया जाता है, इसलिए। सी फील्स फ्रीडम देयर, वह वहां जाकर के स्वतंत्र हो जाती है, इसलिए। इनमें से कोई नहीं। वह माँ के यहाँ जाकर के स्वतंत्र नहीं होती है, केवल वहां पर उसके माँ भाई बहन जो भी होते हैं उस पूरा केयर रखते हैं कि अभी जो है क्या है, प्रेगनेंसी में है, तो इसको भारी काम नहीं कराना है, इसको इधर उधर नहीं बवाना है, मैंने इसके लिए उस पर ज्यादा ध्यान देती है। कोई भी काम करना होता है तो या तो उसका बहन कर लेगी, उसकी माँ कर लेगी, उसका भाई कर लेगा, नहीं ऐसे पिताजी कर लेंगे, लेकिन लड़कियों को करने नहीं दिया जाता। लेकिन ससुराल में ऐसी बातें नहीं होता है, करे अपना कर, उसका ड्यूटी है वो जाने, ठीक है। तो इसीलिए सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, यानी वहां पर उसे नियमित देखभाल किया जाता है, इसलिए उसको कहां भेजा जाता है? चलिए बहुत अच्छा। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आंसर कमेंट में डालिएगा। जर्मन ग्रीर इज फेमस है डैश राइटर, कौन से फेमस राइटर हैं? तो साइंटिफिक है, वैज्ञानिकी हैं, फेमिनिस्ट महिला सुधार के लिए हैं, एडुकेशनल शैक्षणिक हैं, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कौन आंसर होगा? अब कौन आंसर होगा तो हम तो नहीं बताएंगे रे भाई, अब इतना पढ़ा ही दिए हैं तो इतना तो तुरवो काम है बना लेना, अब ना बनाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर नहीं समझते हो तो ऊपर में दिया हुआ था, वहां से तुम देख करके लिख सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यह आशा और विश्वास के साथ हम विदा लेते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आप हमारी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा मैसेज दीजिए कि आप कहाँ से हैं, क्लियर। तो हमें देख करके संतुष्टि होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।